Hello student, this is the part 6 of chapter 3 electrochemistry. In this video, we are going to cover Faraday's law of electrolysis. तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा था. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. तो उसमें एक ही वेसल में दोनों इलेक्ट्रोड होते थे, एनोड और कैथोड. एक जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड होता था, दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता था. जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता था इलेक्ट्रोड, उसको हम एनोड बोलते थे. जो नेगेटिव टर्मिनल से होता था उसको हम कैथोड बोल रहे थे. ठीक है. और उसके बाद क्या होता था, जो कैटायंस हैं वो इस तरफ कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो एनायंस हैं वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और यहाँ पर आके वो क्या होते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं या फिर लिबरेट हो जाते हैं. तो इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. क्वांटिटी पता करेंगे कि यहाँ पर जो सोडियम डिपॉजिट हो रहा है वो कितने अमाउंट में डिपॉजिट हो रहा है. यहाँ से क्लोरीन गैस या कोई भी गैस जो लिबरेट हो रही है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू, उसका अमाउंट क्या है. कितने अमाउंट में हम यहाँ पर चार्ज पास करें कि हमको डिज़ायर्ड अमाउंट में सोडियम मिले, डिज़ायर्ड अमाउंट में क्लोरीन मिले. तो हम बेसिकली इसमें क्वांटिटी की बात करेंगे कि कितनी क्वांटिटी में हमको यहाँ पर चार्ज पास करना है, कितनी क्वांटिटी में हमको यहाँ पर सोडियम डिपॉजिट होगा, कितनी क्वांटिटी में क्लोरीन गैस लिबरेट होगा. तो क्वांटिटी की बात करेंगे. तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स दिया इलेक्ट्रोलिसिस का, उनका नाम था माइकल फराडी. ओके, उन्होंने बताया है. तो उनके दो लॉज हैं. तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ देखते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. तो क्या बोलता है उसमें, the amount of any substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. ठीक है. कोई भी सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है कि हम उसमें कितनी क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में चार्ज वहाँ पर से पास हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है ना. इलेक्ट्रोलाइट से कितनी क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या चार्ज पास हो रही है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेट होगा. तो सपोज W है मास ऑफ सब्सटेंस विच इज डिपॉजिटेड एट दी इलेक्ट्रोड, और Q अमाउंट का चार्ज हमने क्या किया है, पास किया है इलेक्ट्रोलाइट पे. तो हमने क्या पढ़ा, सब्सटेंस डिपॉजिट मतलब W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास. तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. ठीक है. जितना अमाउंट में डिपॉजिट हुआ वो किस पे डिपेंड करता है, कितने अमाउंट में हमने चार्ज को पास किया है इलेक्ट्रोलाइट से. सो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. अब यहाँ पर प्रपोर्शन के साइन को हटाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे. सो यहाँ पर एक नया कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं हम Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट. ओके, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट. अब करंट I फ्लो हो रहा है, सपोज सर्किट से कितने अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है, I अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है t सेकेंड के लिए. तो हमको पता है Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू टी. आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, चार्ज पास इज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम. सो यहाँ पर वैल्यू रख दो W की जगह, W इज इक्वल्स टू Z इंटू I इंटू टी. अब Z क्या होता है, Z की वैल्यू होती है E/F, वेयर E इज अ इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इक्विवेलेंट वेट समझते हैं आप, जब चैप्टर 2 में जब मैं आपको नॉर्मेलिटी पढ़ा रही थी तब मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट के बारे में बताया था. और F क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट होता है. ठीक है. सो E इज अ इक्विवेलेंट मास. इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, मोलर मास डिवाइड बाई X. अभी X क्या है, इस केस में इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं या इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ रहे हैं, उस केस में X की वैल्यू होती है जितने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन हो रहा है या फिर लूज हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है. ठीक है. X जैसे Cu2+ है, वो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. तो यहाँ पर X की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. और यहाँ पर क्या रखेंगे, कॉपर का मोलर मास. तो इक्विवेलेंट वेट हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे. ठीक है. फैराडे कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 95,600 कूलम. इसका मतलब है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास. ठीक है. 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो उसमें कितना चार्ज होता है, 95,600 कूलम चार्ज होते हैं.
तो ये जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ये सारे फॉर्मूले यूज़ होंगे हमारे। तो फैराडे कांस्टेंट आपको याद रखना है। ये दिस इज़ एग्ज़ाम में देता भी है कभी कभी गिवन क्वांटिटी में, अगर नहीं दिया है तो आपको फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू ये रखनी है। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है, मोलर मास डिवाइड बाई एक्स। एक्स मतलब जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, गेन हो रहा है या लूज हो रहा है। अब सपोज 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक फ्लो हुआ तो W इज इक्वल्स टू क्या हो गया, Z इंटू क्यू इंटू टी होता है, हमने अभी पढ़ा है पीछे। W इज इक्वल्स टू Z इंटू क्यू इंटू टी। तो अगर यहाँ से देखिए W इज इक्वल्स टू Z इंटू दिस, ये वाला फॉर्मूला, इसमें अगर I 1 सेकेंड है, T 1 सेकेंड है और I जो है 1 एम्पियर का करंट है, तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। तो यहाँ से हम Z का डेफिनेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज इट इज़ द मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स डिपॉजिटेड और लिबरेटेड बाय पासिंग 1 एम्पियर ऑफ करंट फॉर 1 सेकेंड। अगर हम 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक फ्लो करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, तो जितना डिपॉजिट होता है सब्सटेंस वही उसका क्या होता है, Z की वैल्यू होती है। तो ये था फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट है या लिबरेटेड है, इट डिपेंड्स ऑन दी चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। कितने अमाउंट में चार्ज इलेक्ट्रोलाइट से पास हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा जो लॉ है फैराडेज का, वो बोलता है अगर सेम अमाउंट में करंट पास हो, अगर हमारे पास दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम में, दो इलेक्ट्रोलाइट है, कॉपर सल्फेट और एक सिल्वर नाइट्रेट है। इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट में अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट पास किया जाए, ठीक है, देख रहे हैं आप दोनों जो इलेक्ट्रोलाइट हैं ये सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको पता है सीरीज़ में सेम अमाउंट में करंट फ्लो होता है। तो जो करंट इस इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो हो रहा है वही करंट इस भी इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो हो रहा है। तो अगर सेम अमाउंट का इलेक्ट्रिक चार्ज पास करें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पर कॉपर कितना डिपॉजिट होगा कि यहाँ पर सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा, ये किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, यहाँ पर कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। ठीक है, अगर हम सेम, क्या बोल रहे हैं फिर से एक बार सुनना, अगर सेम अमाउंट में करंट पास होता है दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो यहाँ पर जितना कॉपर डिपॉजिट होगा, यहाँ पर जितना सिल्वर डिपॉजिट होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, उनके इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं इस लॉ को। सो अभी फर्स्ट लॉ से हमने क्या पढ़ा, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड कितना हो जाएगा, Z इंटू क्यू। और Z इज इक्वल्स टू क्या होता है, E/F। E क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। ठीक है, वैसे ही मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड क्या हो जाएगा, Z इंटू क्यू, क्योंकि क्यू दोनों केस में सेम है, अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों ही केस में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा है। इसमें भी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा है, इसमें भी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा है। ठीक है, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, EAg/F। EAg क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, दिस इक्वेशन डिवाइड बाय दिस, तो एफ क्यू दोनों में सेम है, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती है और हमने दोनों में ही सेम अमाउंट ऑफ करंट पास किया है, तो क्यू और क्यू भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ECU और EAg, मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर और इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि जो ये मास डिपॉजिटेड है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस, है ना। मास ऑफ कॉपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर एंड मास ऑफ सिल्वर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। सो यहाँ से हमने निकाला कि जो जितना भी मास जो है डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पर, इस पे डिपेंड करता है इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, M1/M2 इज इक्वल्स टू E1/E2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। जनरली सेकेंड लॉ से भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट लॉ से ही आते हैं। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो आपकी बुक में NCERT में दिए हुए, वो सब हम कर लेते हैं। तो पहला दिया हुआ है, फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड व्हेन 5 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड फॉर 1 आवर टू इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का, उसमें हमने 5 एम्पियर का करंट पास किया 1 घंटे के लिए।
तो हमको पता करना है कि कितना अमाउंट में कॉपर डिपॉजिट होगा। ठीक है, आई दिया हुआ है मतलब 5 एम्पियर, टी दिया हुआ है 1 आवर, उसको हमने सेकंड में चेंज करना है। सबसे पहले आपको ये ज़रूर याद रखना है, टाइम हमेशा सेकंड में ही रखना है। ओके, सो कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और कॉपर बनाएगा और डिपॉजिट हो जाएगा, है ना, क्योंकि कॉपर आयन तो एक सॉल्यूशन में ही रह जाएगा। जब कॉपर डिस्चार्ज होगा तभी वो क्या होगा, इलेक्ट्रोड में जाके डिपॉजिट होगा, तो ये वाला रिएक्शन उसमें होगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइट में। अब हमको पता है मास, जो डिपॉजिटेड मास है इज इक्वल्स टू जेड इंटू क्यू। क्यू को हम लिख सकते हैं आई इंटू टी और जेड को हम लिख सकते हैं ई बाई एफ। ई क्या है, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, मोलर मास डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, ई सॉरी फिर से सुन लीजिए, जेड इज इक्वल्स टू होता है ई बाई एफ और ई इज इक्वल्स टू होता है मोलर मास डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, तो हमने वो सब वैल्यू रखी। मोलर मास कितना है यहाँ पर दिया हुआ है 63.5 ग्राम। एक्स मैंने बताया था, एक्स क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 लिखेंगे। एफ की वैल्यू 96,500, आई की वैल्यू 5 एम्पियर दी हुई है, टाइम हमने निकाला है 3600। सबको पुट करो तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी 5.8 ग्राम। मतलब अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है हमारे पास, उसमें 5 एम्पियर का करंट हम 1 घंटे के लिए फ्लो करते हैं, तो पास करते हैं, तो कितना अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड में, 5.8 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसको यूनिटरी प्रॉब्लम से भी बना सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं यूनिटरी प्रॉब्लम से कैसे बनेगा। ठीक है, जब भी चार्जेस पूछता है ना, हाउ मेनी कुलम्स, हम उसको जनरली यूनिटरी प्रॉब्लम से ही बनाएंगे। जैसे हाउ मेनी कुलम्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। कितना चार्ज पास करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि इतना ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्या हो, डिपॉजिट हो, 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो इलेक्ट्रोड में हम चाहते हैं, तो हमको कितना चार्ज पास करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और एल्यूमिनियम में बदल जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम आयन किस में बदल रहा है, एल्यूमिनियम मेटल में। तो हमको निकालना है अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है। ठीक है, कितना कुलम्स चार्ज लगेगा। कैसे निकालेंगे, पहले रिएक्शन लिख लो। दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, sorry this is the reduction only because aluminium ion is getting electrons, it is gaining electrons and changing into aluminium metal, so this is the oxidation reaction. Okay, so 1 mole of electrons is equals to कितना होता है, 96,500 कूलम। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 96,500 कूलम्स। अब यहाँ पर देखो, एल्यूमिनियम आयन को अगर हमको ऑक्सीडाइज करना है तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगते हैं, 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगते हैं। यहाँ से इक्वेशन से आपको दिख रहा है कि अगर हमको एल्यूमिनियम है, एक मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन है, और अगर हम उसको डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, उसका रिडक्शन कराना चाहते हैं, तो हमको कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन लगते हैं, यहाँ से दिख रहा है 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगते हैं। ठीक है, सो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मतलब 27, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मतलब कितना होता है, 27 ग्राम। ठीक है, एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है, 27 ग्राम। सो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है, 27 ग्राम ऑफ। अगर हमको 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट करना है, रिक्वायर है, तो हमको कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितना हुआ, 3 इंटू 96,500 कूलम, क्योंकि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 96,500 कूलम। तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 96,500 कूलम। अगर हमको 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम चाहिए, ठीक है, अगर हमको 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम चाहिए तो हमको कितना इलेक्ट्रॉन लगता है, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगते हैं। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मतलब 27 ग्राम, पर हमको यहाँ पर कितना ग्राम एल्यूमिनियम चाहिए, 40.5 ग्राम। सो 1 मोल या फिर 27 ग्राम के लिए हमको इतना कूलम चार्ज की ज़रूरत है। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, दिस इज सिंपल अ यूनिटरी प्रॉब्लम, इसको डिवाइड कर देंगे। अब हमको डिजायर्ड क्या है, 40.5 ग्राम, तो 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्स दिस मच अमाउंट ऑफ चार्जेस। समझ में आया,
यहाँ पर देखो, अगर हमको 1 मोल एल्यूमिनियम चाहिए, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर सामने कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 है। अगर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम चाहिए तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगते हैं, ठीक है। 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगते हैं। अब 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम किसके बराबर होता है? 27 ग्राम के बराबर होता है। हमको यहाँ कितना ग्राम एल्यूमिनियम चाहिए? 40.5 ग्राम। तो सिंपल यूनिटरी मेथड लगाइए और आपको पता चल जाएगा कितना चार्जेस रिक्वायर है अगर हमको 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम चाहिए तो, ठीक है। सेम ऐसे ही दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें भी कुलम्स निकालना है, मतलब चार्जेस निकालना है। हाउ मेनी कुलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O2 ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। ये जो है हमको ऑलरेडी पता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 96,500 कूलम। ओके, पहले हमको क्या कराना है? ऑक्सीडेशन ऑफ H2O किस में? O2 में कराना है। तो हम सबसे पहले रिलेशनशिप लिख लेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? H2O का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होगा? हाइड्रोजन आयन बनते हैं, ऑक्सीजन गैस बनती है और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ठीक है। तो दिस इज दी ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। ये आपको ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर का जो केमिकल रिएक्शन है इसको याद रखना होगा। जब हाइड्रोजन वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या क्या हमको प्रोडक्ट मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो, अगर 2 मोल वाटर हैं, ठीक है, 2 मोल ऑफ वाटर हैं, उसका हमको ऑक्सीडेशन करना है तो उसमें कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रहते हैं? 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रहते हैं ना। 2 मोल वाटर है, अगर उसका हम ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं तो हमको 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। और यहाँ पर हमको कितने मोल के लिए निकालना है? 1 मोल के लिए। 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 4 इंटू 96,500 कुलम्स। अब हमको निकालना है 1 मोल, है ना। 1 मोल के लिए निकालना है, तो 1 मोल के लिए निकालना है तो इसको किसके कर देंगे? डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो हमको पता चल जाएगा कि हमको कितना चार्जेस चाहिए अगर हम 1 मोल ऑफ वाटर को क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज कर रहे हैं ऑक्सीजन में। तो हमको इतना अमाउंट ऑफ चार्ज क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम FeO को Fe2O3 में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा? तो यहाँ पर देखो, FeO में Fe का जो है चार्जेस कितने हैं? 2 प्लस आयन है। ये Fe2O3 में उसके पास 3 आयन्स हो गए, Fe3 प्लस हो गया। 2 प्लस से 3 प्लस बन रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? लूज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। 1 मोल Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में बढ़ाने के लिए आपको कितना इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगते हैं। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितना हो गया? 96,500। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ FeO टू Fe2O3 रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या लिख सकते हैं? 96,500 कूलम। तो इसका आंसर यही रहेगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ही सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप खुद से ही सॉल्व करेंगे, मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है। हाउ मेनी कुलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर 2 प्लस आयन टू कॉपर। अब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? गेन हो रहे हैं। सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 96,500 कुलम, ये पता है हमको। अब यहाँ पर आप देखो, अगर आपको कॉपर 2 प्लस आयन का रिडक्शन करना है तो हमको कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगते हैं। अगर 1 मोल कॉपर आयन का आपको रिडक्शन करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 96,500 कूलम। यही इसका आंसर है। वैसे सिमिलरली आप इसका भी बनाएंगे, एल्यूमिनियम का भी, ठीक है। दूसरा है, अगला न्यूमेरिकल है, अ सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 was electrolyzed between platinum electrode using a current of 5 ampere for 30 minutes. What is the mass of nickel deposited at the cathode? आपको निकल का मास निकालना है। तो ये सेम वैसे ही बनेगा जैसे हमने पहला न्यूमेरिकल किया था ना, कॉपर वाला। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे। उसके बाद निकल का कितना अमाउंट में डिपॉजिट हुआ है, तो आपको वही सेम फॉर्मूला Z इंटू क्यू लगाना पड़ेगा। Z इज टू क्या लिखेंगे? E/F इंटू क्यू, I इंटू टी लिखेंगे। E/F, F की वैल्यू तो पता है, E जो है इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाई X। तो यहाँ पर देखो X कितना हो रहा है? 3 है, और
मोलर मास ऑफ निकल रख देंगे, सेम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जैसा पहला न्यूमेरिकल बनाया था वैसे ही इसको सॉल्व करना है, और इसको जैसे मैंने बताया यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना है। ये वाला हाउ मेनी कूलम्स वाले जो क्वेश्चन है दोनों को आपको यूनिटरी प्रॉब्लम से सॉल्व करना है। तो ये न्यूमेरिकल बनाइए। अगर आपको नहीं कोई डाउट होता है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन। मैं आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं इसके दोनों के ही सॉल्यूशंस आपको भेज दूँगी। ओके, थैंक यू।